रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आरिफ अलवी साहब जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अब तक उनसे तहरीक इंसाफ नाराज़ दिखाई दे रही थी। इमरान खान उनसे काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने एक ऐसा काम किया है कि वो अपनी सारी जो पीछे जो गुनाह थे तहरीक इंसाफ के खाते में, उनके जितने भी या तहरीक इंसाफ के नज़दीक, वो सारे गुनाह उनके धुल गए। आरिफ अलवी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आने वाली हुकूमत को। इसमें बात करूँगा आगे चल के मजीद। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला पीर पे चला गया है और उसका तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा नाज़रीन, मलिक अहमद बन गए स्पीकर पंजाब असम्बली, और इसके अलावा जो ज़हीर इकबाल हैं वो बन गए हैं डिप्टी स्पीकर। और एक तहरीक इंसाफ के साथ यहाँ भी एक बड़ा हाथ हुआ, उस पर मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा। और एक हाथ की जब बात हो रही है धोखा होने की, तो वहाँ मियाँ जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बड़े करीब समझे जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के, अब उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ बड़ा धोखा किया गया है। तो इसके अलावा नाज़रीन, में वीडियो में मज़ीद हम बात करेंगे कि दोबारा से PSL जो है वो एक बड़ा तरीके से आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने नारे लगाने का, अपना सारा गुस्सा निकालने का। उस पर मैं बात करूँगा कैदी नंबर 804 के वाले से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और कामयाबी हासिल हुई है, वो हासिल हुई है लाहौर हाई कोर्ट बार में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाहिद जाफ्ता जो हैं असद मंजूर, वो लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस का और नून लीग का जो उनके जो फेवरेट्स थे, उसमें वो उनके जो करीबी समझे जाते थे, वो जो है इलेक्शन हार गए। फिर जनाब पीपल्स पार्टी में एक मसला चल रहा है, जो कल मैंने खबर दी थी कि नाम चल रहा है अनवारुल्लाह काकड़ का कि उन्हें चेयरमैन सनत लाया जा सकता है पीपल्स पार्टी के कोटे पर। तो उस पर पीपल्स पार्टी के अंदर जो है काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो मामला है असम्बलियों के इजलास अब हो रहे हैं। जिस तरह से सिंध असम्बली का इजलास हो गया गुज़िश्ता रोज़, उससे पहले एक रोज़ पहले जो है पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, ओथ हो गए। पंजाब असम्बली में कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट हो गए। आज सिंध असम्बली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है। चले सिंध में तो मामला नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकाबले में थी। ये अलग बात है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज में बड़ा फ़र्क है। तो अभी भी तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है किसी पार्टी का हक होता है कि उसके पास अगर बंदे कम भी हो वो इलेक्शन लड़ती है। तो हो ये रहा था कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड, यहाँ जो स्पीकर या स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का या CM का इलेक्शन है या वज़ीर आज़म का इलेक्शन है सेंटर में, उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर भी नहीं मिल रही। हो ये रहा जनाब कि बाकी सारी जमातों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे पर जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, वो मामला इलेक्शन कमीशन ने अब सोमवार पर डाल दिया है और सोमवार को उसका फैसला होगा कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी है या नहीं मिलनी। अगर ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो फिर ये मौजूदा जो तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जो जमातें हैं उनमें ये सीटें तकसीम हो जाएंगी। अच्छा, मुझे इस पर बड़ी हैरत होती है कि ये इतना बदनुमा एक ये निज़ाम होगा, इतना मैं समझता हूँ कि ये एम्बेरसिंग ये सूरत हाल बन जाएगी अगर ऐसा फैसला देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चूँकि आप बाकी चीज़ें सारी छोड़ दें, असम्बलियों को, जो KP असम्बली है, KP असम्बली में 115 में से जो बराह रास्त मुंतखब होने वाली जो सीटें तकरीबन को 95-96 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। टोटल जो है कोई 25-26 सीटें जो है, 26-27 सीटें जो है वो बाकी सारी जमातें जीती हैं। अब जनाब 25-26 सीटें जीतने वाली जो पार्टियां हैं उनको सीटें कितनी मिलनी है? 30 सीट्स हैं वहाँ पे मखसूस नशिस्तें, 30 मखसूस नशिस्तें हैं। वो 30 मखसूस नशिस्तें 30 से भी कम वाले जो वहाँ पे अरकान हैं होंगे, यानी कि जिनकी तादाद 30 से भी कम है, उन्हें वो अपनी तादाद से ज़्यादा उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। यानी कि ये कितना ये एम्बेरसिंग ये होगा और कितनी ये ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी कि जनाब तहरीक इंसाफ के अलावा या जो भी है मुख्तलिफ पार्टियों के जो MNA जो मेंबर्स सूबाई असम्बली हो गए, उनकी तादाद खुद 30 से कम है, लेकिन सीटें उन्हें 30 मिल रही होंगी अपनी तादाद से ज़्यादा। ये एक बड़ा अजीब काम होगा कि 92-93 सीटें लेने वाली पार्टी को कोई एक मखसूस नशिस्त में नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा जनाब पंजाब में भी यही हुआ है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें को 33 के करीब मिलनी है, वो नहीं दी। सेंटर में तहरीक इंसाफ की 25 के करीब मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, बनती हैं इस्लामाबाद यानी कौमी असम्बली के अंदर, वो भी तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दी गई। और इलेक्शन हो रहे साथ साथ, यानी कि अब आप देखें ना कि मखसूस नशिस्तें नून लीग इलेक्शन लड़ रही है। नून लीग के जिस तरह देखें ना, कोई 200 समथिंग वोट पड़े मलिक अहमद साहब को, 222 के करीब, और PTI वाले को पड़ते हैं जी 95-96 वोट पड़ते हैं। अब उसकी भी अगर मखसूस नशिस्त होती तो वो ऊपर चला जाता, लेकिन वो नंबर तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जा रहा।
और इस तरह से कौमी असम्बली में जब वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन होगा वो भी करवा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मखसूस नशिस्तों के बहर आप देखें ना, आज मरीम नवाज़ का इलेक्शन है वज़ीर आला पंजाब के लिए, और इस वज़ीर आला के इलेक्शन में चाहे सीटें कम है लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तकाजा था कि वो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाती, उनकी बेसिस पे उसके बाद फिर इंतखाब करवाया जाता वज़ीर आला का। लेकिन उधर नून लीग की जनरल सीटें प्लस मखसूस नशिस्तें प्लस वो 9 मई और 9 फरवरी 8 फरवरी वाली सीटें मिला के उनकी जो है वो वहाँ से उनको मिल रहे होंगे वोट। इधर से जो है वो सिर्फ जनरल सीट्स के जो है वो वोट मिल रहे होंगे तरीके साहब के वज़ीर आला के कैंडिडेट को। तो ये कितनी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। और तरीके इंसाफ के साथ एक और जनाब ये हुआ पंजाब में मामला कि वहाँ मियाँ असलम इकबाल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे वज़ीर आला पंजाब के, तो मियाँ असलम इकबाल को अभी तक हल्फ ही नहीं उठाने दिया गया। पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है कि वहाँ कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तो मियाँ असलम इकबाल जो कि हल्फ उठाना चाहते थे पंजाब असम्बली का, उन्हें हल्फ नहीं उठाने दिया गया गिरफ्तारी की वजह से, क्योंकि बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट थी उनकी गिरफ्तारी के लिए। पूरा एक जाल बिछा हुआ था कल पंजाब असम्बली के बाहर, आज भी ज़ाहिर नहीं आने दिया जाएगा। अब इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सीएम का कैंडिडेट तब्दील कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ ने राना आफ्ताब इकबाल को, यानी कि एक फैसला किया, एक बंदे को आपने चुना कि भाई ये हमारा वज़ीर आला का कैंडिडेट है, और एन इलेक्शन डे से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले आपको आके इन मजबूरी के हालात में पहले यानी कि तहरीक इंसाफ से आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल होना पड़ा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो के भी अब आपका सीएम का कैंडिडेट, आपको पता है इसने जीत भी नहीं सकना, सीटें इसकी कम है, नंबर कम है, लेकिन फिर भी चले कोई कॉन्टेस्ट तो करता है, अपनी स्ट्रेंथ तो शो करता है। उसमें भी मियाँ असलम इकबाल को फिर आखिरी ऑन द ईव ऑफ द सीएम इलेक्शन जो है वो वोटिंग डे से एक दिन पहले आपने चेंज कर दिया कैंडिडेट ही, आपको चेंज करना पड़ा तरीके से। आपको राना आफ्ताब इकबाल को तरीके से आपने मैदान में उतारा सीएम के कैंडिडेट के लिए। अच्छा, इसके अलावा जनाब अब हुआ ये कि एक बड़ा जो छक्का मारा इस पर आरिफ अलवी साहब ने ये किया है, उन्होंने इस मामले पर ये फैसला किया है कि वो असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। आरिफ अलवी साहब से रब्ता किया गया कि भाई आप ऐसा करें कि असम्बली का इजलास बुलाएं, 27 को या 28 की जो है वो डेट प्रपोज थी नेशनल असम्बली के इजलास के लिए, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। वो कह रहे भाई मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा, जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो हल नहीं किया जाता तब तक मैं असम्बली का इजलास नहीं बुलाऊंगा। तो ये होती है इवन प्लेइंग फील्ड। अब पंजाब में मसला ये है कि वहाँ पे जो गवर्नर थे वो मुस्लिम लीग नून के गवर्नर हैं, और जो स्पीकर हैं सफ्तेन खान साहब वो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, तो इसलिए वहाँ तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं हो सका। इसी तरह से अब आप देखें सेंटर में जो है वो ज़ाहिर है पीएम तो आ रहा है नून लीग का, लेकिन ऊपर जो स्पीकर बैठा है वो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन ऊपर जो प्रेसिडेंट है जिसने इजलास कॉल करा, जिसके दस्तखत से इजलास की समरी पे दस्तखत होने के बाद इजलास कॉल होना है, वो बंदा दस्तखत करने से इनकारी हो गया। अब ये एक नई बुरानी कैफियत जो है वो जन्म ले रही है कि आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत से इनकार कर दिया, और वो कह रहे हैं भाई पहले जो है मखसूस नशिस्तों का मामला हल करें, फिर मैं कौमी असम्बली में जब असम्बली मुकम्मल होगी फिर मैं असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मैं उस पर समरी पर दस्तखत करूँगा। तो ये आरिफ अलवी ने जो स्टैंड लिया है, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ में काफ़ी ज़्यादा उनके वाले से जो नाराज़गी थी असम्बली की इलेक्शन की तारीख ना देने के वाले से, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था उस पर कोई हार्ड पोजीशन ना ले सकने के बायस, तो अब जो है वो उन्होंने अपना लगता है कि कर्ज सारा चुका दिया है कौमी असम्बली का इजलास ना बुला कर। यानी तहरीक इंसाफ के कैंप में जो है वो अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी शायद दोबारा से बन जाए या बढ़ जाए। लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि सदारत से हटने के बाद आरिफ अलवी के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात है। शायद तहरीक इंसाफ उन्हें करे ना करे, लेकिन कहीं और से उनके लिए मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो है उनके केसेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है उनके खिलाफ खुलने वाली है, केसेस काफ़ी खुलने वाले, तो आरिफ अलवी के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि वो सदारत ख़त्म होने के बाद ही शायद उन्हें फौरी तौर पे आखिरी दिन शायद उन्हें रुखसत होते हुए सीधा मुल्क से बाहर ही कहीं जाना पड़े, पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके अलावा जनाब जो अब मामला है कि KP असम्बली का इजलास भी बुलाया गया 28 फरवरी को, और वहाँ CM के वाले से वोटिंग जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में, यानी कि 1 या 2 मार्च को CM के वाले से वोटिंग हो जाएगी 2 मार्च तक। इसके अलावा जनाब जो मामला है हाँ मियाँ नवाज शरीफ वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये तो हम कहते थे मियाँ नवाज शरीफ के वाले से कि मुझे क्यों बुलाया, कि पहले तो वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, वो ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, और ये है भी हकीकत है कि जब से 9 फरवरी की मियाँ साहब ने तकरीर की है उसके बाद अब तक मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल गोशा नशीनी इख्तियार करके मंजर आम से गायब हो गए, लो प्रोफाइल पे चले गए। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे, सकते में थे भाई ये क्या हो गया उनके साथ, इतना बड़ा हाथ हो गया। तो वो बात हम तो कर रहे थे पहले कि भाई मियाँ साहब के साथ बड़ा हाथ हुआ है, तो अब नून लीग के अपने कैंप के अंदर से भी ये बातें उठना शुरू हो गई है कि हाँ भाई मियाँ साहब के साथ हाथ हुआ है।
कल मियां जावेद लतीफ़ साहब ने इकरार किया है, एतराफ़ किया है कि हाँ भाई मियां नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया है, यानी उन्हें भुला के उन्हें इस तरह से रुस्वा किया गया है, इलेक्शन वो हार गए, उन्हें इलेक्शन नहीं जितवाया गया, तो ये बड़ी उनके साथ हुई है। बाकी जो मैं बात करता हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, जब आज़ादी इजहार राय पे कदगन होगी, जब किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी, जब किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी, जिस तरह हमने देखा था कल सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया कल, जब JUI ने, GDA ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से उन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज हुआ। तो अब जनाब वो जब लोगों को अपने इजहार राय की गुस्सा निकालने की, जब उन्हें कहीं भी उन्हें अब एक ट्विटर था, ट्विटर पर लोग अपनी राय का इजहार कर दिया करते थे, 6-7 दिन से ट्विटर बंद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। अब लोग जो हैं वो फिर मौका देखते भाई हमें कहाँ मौका मिलेगा, हमने जाके अपना गुस्सा सारा निकालना, हमने अपनी राय का इजहार करना। लोग अपनी राय का इजहार किए बगैर रह नहीं सकते, तो जब आप उनके कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर जब उनसे ले लेंगे तो फिर वो इस तरह का प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे जहां सबके लिए फिर बेइज्जती है, जहां आप रोक भी नहीं सकते। अब जनाब PSL का मैच हो रहा है लाहौर स्टेडियम में, कज़ाफी स्टेडियम में PSL का मैच हो रहा है लाहौर और कराची की टीमों के दरमियान, और वहाँ आप टीवी लगा के देखें जनाब तो टीवी पे बाकायदा मैच के दौरान आवाज़ आ रही है क्राउड से। वो क्राउड में जो यानी कि बैठे हैं लोग, वो लाहौर की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कराची की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो किसी खिलाड़ी के नारे नहीं लगा रहे कि भाई शाहिद अफरीदी जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, वहाँ नारे लग रहे कैदी नंबर 804। मैं बड़ा हैरान हुआ कल देख के मैच, कि मैच जब फंसा हुआ है, शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, केरन पुलाड़ आगे बैटिंग कर रहा है, वो छक्के मार रहा है और साथ बाहर नारे लग रहे हैं कैदी नंबर 804 के। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोगों के अंदर जो है वो एक कैफियत, एक फीलिंग, एक सोच वो मौजूद है और उसे इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी राय का इजहार करना है, तो अब वो इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट हो रही है और वहाँ नारे लग रहे हैं, तो लोग तो फिर अपनी राय का इजहार किए बगैर रहते नहीं है। अब जितना छुपाया आपने, आप अब वो दिखाने पे आप मजबूर हैं। इसके अलावा जनाब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी हासिल हुई है कि इस वक्त ज़ाहिर है अगर आप देखें तो जगह जगह से तहरीक इंसाफ के जो लगाए गए जो पौधे थे वो सारे उखाड़ने तकरीबन उखड़ चुके हैं, सारे एक का दुका रह गए, वो भी उखड़ने वाले। तो अब ये हुआ है जनाब के लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन हुआ है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता असद मंजूर जो है वो इलेक्शन जीत के हैं, और वो ग्रुप जो कि काफ़ी सपोर्ट करता था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, वो ग्रुप तो सपोर्ट करता था मुस्लिम लीग नवाज़ को, वो हार गए हैं उनके कैंडिडेट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता असद मंजूर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। तो तहरीक इंसाफ को ये बड़ी कामयाबी, चूँकि बार्स का बड़ा रोल होता है, जब भी कोई तहरीक चलती है या कोई भी इस तरह का माहौल बनता है तो बार्स उसमें बड़ा अपना किरदार अदा करती हैं। तो ये PTI को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बाकी जनाब पीपल्स पार्टी के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं वो जनाब गिलानी साहब पे, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वाले से पहले फैसला हुआ था कि वो आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के कैंडिडेट, इसीलिए गिलानी साहब जो है वो कौमी असम्बली का हल्फ भी नहीं उठा रहे, वो सेनेट में ही रहेंगे। तो अब ये हुआ जनाब कि वैसे भी पीपल्स पार्टी ने देखा भाई हमारे वोटों से कौन सा हमारा अपना वज़ीर आज़म आ जाना है, नून लीग को वोट देने एक वोट हमारा कम भी हो गया तो नून लीग का बंदा वैसे भी वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में ही रखने का पहले फैसला किया। कौमी असम्बली का इलेक्शन हालांकि वो जीत चुके हैं, दो 114-15 वोटों से जीते, बड़ा वो यानी कि क्वेश्चनेबल है जो इलेक्शन है, काफ़ी उसके ऊपर काफ़ी सवालात भी उठते हैं कि 114-15 वोटों से जीत जो है वो बड़ी मशकूक जीत है। फिर भी चले, उनका नोटिफिकेशन चूँकि हो गया हुआ है, वो मेंबर असम्बली बन चुके हैं, वो शायद हल्फ यानी कि वो हल्फ नहीं उठा रहे। उनके बारे में पहले था कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए ही इज़ फेवरेट, लेकिन कल से नाम चल पड़ा है अनवारुल्लाह काकड़ का कि काकड़ साहब जो है वो अब चेयरमैन सेनेट के लिए कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और यानी कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम था चेयरमैन सेनेट के लिए, अब काकड़ साहब का नाम आ गया है। वैसे काकड़ साहब का नाम जो अचानक से आया है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, और पीपल्स पार्टी की जो CC के अंदर शामिल कई लोग जो हैं वो इस बात पर काफ़ी तशवीश में मुब्तला हैं कि गिलानी साहब पर, जो कि पार्टी का पुराना बंदा है, वज़ीर आज़म भी रह चुका है, स्पीकर भी रह चुका है, उनके ऊपर एक बिल्कुल पहले दिन पार्टी ज्वाइन करने वाला बंदा जो है अनवारुल्लाह काकड़, अभी उसने ज्वाइन की भी नहीं है पार्टी, उसे चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करना, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। पीपल्स पार्टी में से बड़ी तशवीश पाई जाती है गिलानी साहब पर, काकड़ साहब को फोकियत दिए जाने के हवाले से। बाकी नून लीग की मैं बात करूँ जनाब तो उसमें क्विकली में ज़रा अपनी राय का इजहार मैंने करना था एक मलिक अहमद साहब के हवाले से। मलिक अहमद जो कि स्पीकर बने पंजाब असम्बली के, ये 10 साल के अंदर, अब नून लीग में लोग ऐसे जो कि 25-25, 30-30 साल से पार्टी में वो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो पार्टी में वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो पिछले चंद सालों में मलिक अहमद खान ने हासिल किया। 2013 में ये पार्टी में आए और 2023 में पार्टी में आंख का तारा बन चुके हैं। हालांकि अल्दो ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, नून लीग के अंदर जो बहुत ही जो यानी कि
एक संजीदा तरीन और डिसेंट लोगों में से एक नाम मलिक अहमद का है। लेकिन मलिक अहमद का नाम यानी स्पीकर पंजाब असम्बली जैसे बड़े अहदे पर उन्हें क्यों बिठाया गया, यानी कि क्यों उनको किस चीज़ पे ये रिवॉर्ड दिया गया। और दो वो पार्टी में उनके चले एक अच्छी रूट्स उनकी है। सबसे नून लीग अपना आखिरी और तगड़ा जलसा भी मलिक अहमद के हल्के में ही जाके किया था जब इलेक्शन कैंपेन वाइंड अप कर रहे थे। तो मलिक अहमद का ये जनाब के ये जो डील हुई थी जनरल बाजवा की मुस्लिम लीग नून के साथ, जब इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हटाया गया था, तो या जो भी मामला हुआ था अदम एतमाद के पीछे जो भी मामला थे, ज़ाहिर है पहले अप्रूवल वहाँ से आया था तो फिर अदम एतमाद हुई थी, बाजवा साहब की मर्जी से ही सारा कुछ हुआ था। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ ये पिछले हफ्ते हो चुका है, जो चीज़ें किसी को शक शुबा रह गया तो वहाँ से वो बातें तस्दीक इसकी हो गई है। तो मलिक अहमद साहब जो हैं वो बड़े करीब थे जनरल बाजवा के जो समधी थे साबिर मिठू, उनके साथ बड़ी करीबी दोस्ती है मलिक अहमद साहब की। तो मलिक अहमद साहब जो है वो साबिर मिठू के चैनल इस्तेमाल करते हुए बाजवा साहब के बहुत करीब हो गए। और पहली जो एक्सटेंशन बाजवा साहब को दिलवाई थी वो उसमें यानी कि नून लीग का सारा वोट वगैरह वो सारी गारंटीज़ वगैरह वो मलिक अहमद के थ्रू सारी चीज़ें हुई थी तय। और अदम एतमाद के मौके पर जब इमरान खान को हटाया जा रहा था, गिराया जा रहा था, उसमें भी नून लीग की जानिब से सारी जो नेगोशिएशन थी फ्रंट पे सारी डीलिंग वीलिंग सारी वो मलिक अहमद ने की थी। तो इसलिए उन्हें ज़रा ये रिवॉर्ड दिया गया कि आपने जनाब मामला हमारे लिए सीधे किए, तो उन्हें पंजाब असम्बली का स्पीकर बनाया गया। यानी कि ये तो एक बात है, लेकिन वैसे अब वो पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस हासिल कर चुके हैं। लेकिन सीनियर वो इतने ज़्यादा नहीं है, उनसे 15-15, 20-20 साल पुराने बंदे भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको 10 साल के अंदर वो इतना अपनी मेहनत से आए आगे। लेकिन ये मामला जो है वो बड़ा कलीदी एक उनका रोल इसमें था, तो लगता है कि वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है उनके स्पीकर पंजाब असम्बली बनने के हवाले से। लेकिन अच्छी चॉइस है, एक डिसेंट बंदा है। आई होप कि एक डिसेंट वे में वो पंजाब असम्बली का इजलास आगे चलाएगा। लेकिन जो दूसरा बंदा है जावेद इकबाल, वो आपको दूसरे मियाँ मंदान, आपको वो जो नून लीग के होते थे शोर शराबा मचाने वाले, आपको वो भूल जाएंगे जब आप इन्हें सुनेंगे। बहरहाल आज पे इस वीडियो का अख्ताम करते हैं इसी खबर के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।